नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 6 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा अष्टम। हम संस्कृत व्याकरण में एक इकाई पढ़ रहे थे, संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम के अंतर्गत हमने अब तक ये पढ़ा कि संधि क्या है। जैसे हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने परिभाषा से पहले भी जो है वो हमने सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात संधि शब्द बना कैसे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उपसर्ग पूर्व सम उपसर्ग पूर्वक रुदांश धातु से ध्योगी सूत्र के द्वारा आपके जो है वो संधि शब्द निष्पादित होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि वर्ण संधानम संधि अर्थात कि वर्णों का संधान अर्थात कि दो वर्णों का आपस में मिल जाना संधि कहलाता है। फिर आपने पाणिनि के अनुसार पढ़ा कि परसन्निकर्ष संहिता, परसन्निकर्ष संहिता अर्थात कि दो वर्णों के परस्पर आपस में अत्यंत निकट आ जाने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और इसके साथ ही हमने हिंदी भाषा में भी संधि की परिभाषा को पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जब अत्यंत निकट हो जाते हैं तो होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। एक पढ़ी आप लोगों ने अच संधि, दूसरी आपने पढ़ी हल संधि और तीसरी आपने पढ़ी विसर्ग संधि। इस तरह से जो है वो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। इसमें मैंने आपको जैसे पूर्व में ही मैं आपको जो है वो बता चुका हूं कि अच संधि को ही जो है वो स्वर संधि कहा जाता है, हल संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है और विसर्ग संधि होती है। इसके अंतर्गत आपने सब इसमें जो है वो अच संधि प्रकरण पढ़ा। अच संधि में आप लोगों ने जो है दीर्घ गुण यण अच संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले आपने जो है वो दीर्घ संधि पढ़ा। दीर्घ संधि में आप लोगों ने पढ़ा कि अकार सवर्णे दीर्घ, जब एक समान वर्ण मिल जाते हैं तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से आपने जो दीर्घ संधि पढ़ी, जैसे रामावतार, हिमालय, विद्यालय, ऐसे कई सारे जो है वो आपने उसके अंदर उदाहरण भी देखे। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो देखा इसमें उसके बाद में आप लोगों ने जो है दीर्घ संधि के बाद आप लोगों ने गुण संधि पढ़ी। तो गुण संधि के अंतर्गत आप लोगों ने जो है वो इसमें कुछ 4 नियम पढ़े। उन 4 नियमों में जैसे देखिए गुण संधि में आपने कुछ जो है मैंने आपको नियम लिखवाए थे 4। उन नियमों के अंतर्गत जब अ या आ का योग ई या दीर्घ ई से होता है तो वहां हम ए का आगम करते हैं अर्थात ए हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अ या आ जब उ या दीर्घ से मिलते हैं तो वहां पर ओ हो जाता है। उसी तरह से आपने 3 नंबर सूत्र में पढ़ा कि अ और आ के बाद यदि री होता है तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। और 4 नंबर सूत्र में आपने पढ़ा कि अ या आ के बाद
यदि री होता है तो वहां पर अल हो जाता है। इतना आप लोगों ने जो है अब तक देखा। अब हम आज की कक्षा की बात करें तो हमारे पास में जो है सबसे पहले है रामधन इंद्र। गुण संधि का पहला सूत्र या नियम हमें यह बताता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई हो या दीर्घ ई हो, तो इनके मिल जाने पर वहां पर ए का आगम होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पद हैं, एक है राम और एक है इंद्र। राम प्रथम पद है, इंद्र द्वितीय पद है। हमारा नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। तो राम पद के अंदर, राम पद में आप देख रहे हैं कि ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण देखिए राम, ये म का हलन, म से जब अ बाहर आ गया तो म हलन हो गया। ये आपके प्रथम पद का रूप। द्वितीय पद आप देख रहे हैं इंद्र, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। गुण संधि कहती है प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। हमारे पास में अ है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई या दीर्घ ई होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में ई है, तो अ आ या उसके बाद में यदि ई या दीर्घ ई आती है तो ये दोनों वर्ण जो है वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारे पास में कुछ वर्ण रहे हैं, राम, म हलन, और ये दोनों मिलकर बन गए ए और ये र। वर्णों का संयोग करते हैं तो वर्णों का संयोग करने पर रा ए जो है वो म के साथ मिल गया, क्योंकि स्वर के आगे यदि व्यंजन होता है, स्वर रहित व्यंजन होता है, तो स्वर जो है वो अपने आगे से आगे वाले व्यंजन में मिल जाता है। म ए इसके साथ मिल गया और बन गया रामेंद्र। तो इस तरह से जो है वो गुण संधि का एक आपके जो है, इस तरह से गुण संधि का जो है वो उदाहरण पूर्ण होता है। अभ्यास प्रश्न की बात करें और परीक्षा के अंतर्गत, तो आपको शब्द दिया जाएगा राम, धन, इंद्र, और वहां पर जो है वो 4 विकल्प दिए जाएंगे। उन विकल्पों में आपके एक विकल्प जैसे हो सकता है रामेंद्र, दूसरा हो जाएगा रामोंद्र, तीसरा हो जाएगा और अन्य कुछ हो जाएंगे 2 और ऑप्शन। तो उसमें आपको जो विकल्प है रामेंद्र, वह आपको जो है वो चुनना है। इस तरह से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी हो सकता है कि प्रश्न दे दिया जाए कि अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए या संधि युक्त शब्द बनाइए। तब यदि राम, धन, इंद्र अगर यदि आता है तो आपको लिखना है रामेंद्र, और यदि रामेंद्र आता है तो आपको लिखना है राम, धन, इंद्र। इस तरह से जो है वो आपका ये उदाहरण पूर्ण होता है। तो इसमें मैंने आपको जो है 5 स्टेप बताए हैं। ये जो पहला चरण है ये और ये अंतिम चरण, ये दोनों आपको करने हैं। ये बीच वाला केवल मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है कि राम, धन, इंद्र जो है किस प्रकार से रामेंद्र बने। तो ये सारा प्रोसेस है उसका। अब इससे संबंधित कुछ जो है वो मैं आपको उदाहरण करवा रहा हूं। देखिए, देव, धन, इंद्र, परम धन, ईश्वर, नवधन, इंदु, रमाधन,
ईश तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं उदाहरण में कि देवधन इंद्र, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है, यहां पर ई है, दोनों मिलकर बन गया देवेंद्र। उसी तरह से परम धन ईश्वर, तो इसका संधि युक्त पद बना परमेश्वर। उसी तरह से नव धन इंदु, तो बना नवेंदु। उसी तरह से एक शब्द है रमाधन ईश, तो बन गया रमेश। इस तरह से जो है आपके कुछ पद बनते हैं। उसी तरह से जैसे महागण इंद्र, यहां पर आप देख रहे हैं आ है, इधर ई है, दोनों मिलके ए में बदल गए, तो हो गया महेंद्र। उसी तरह से सुरधन इंद्र बन गया सुरेंद्र। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर कुछ आपके उदाहरण दिए गए हैं। तो गुण संधि के अंतर्गत आपको ये सभी जो है वो कार्य करना है। अब हम तीसरी संधि को पढ़ रहे हैं। गुण संधि के एक नियम को पढ़ा हमने। अब हम इसके 3 जो उदाहरण और हैं, सूत्र और हैं, उनके विषय में बात करते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ होता है तो इन सबको मिलाकर वहां पर ओ हो जाएगा और ओ की मात्रा होती है इस तरह से। जैसे महाधन उल्लासेन। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि गुण संधि का दूसरा नियम कहता है कि अ प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ या दीर्घ उ हो तो इनके स्थान पर ओ का आगम हो जाता है। तो हमारा एक उदाहरण है महाधन उल्लासेन। तो यहां पर महा प्रथम पद है, उल्लासेन द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है यहां पर म, ह हलन और आ। उसके बाद उल्लासेन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अ और ये उ दोनों मिलकर किसमें बदल जाएंगे? ओ में, और ओ की मात्रा होती है इस तरह से। अब हमारे पास में जो है वो प्रथम पद का तो बचा है म, ह हलन, फिर अ, आ और उ मिलकर दोनों बन गए ओ, और पीछे रहा से। अब जब हम इनको मिला लेते हैं तो ओ जो है वो ह में
मिल जाएगा तो बना म हो लासेन, महोल्लासेन। इस तरह से जो है वो आपका संधि होता है। तो प्रथम आपके जो है यहाँ पर संधि विच्छेदता महाधन उल्लासेन, और हमने इस तरह से समझा उसको कि महा शब्द में अंतिम वर्ण आ है, इधर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ है, आ और उ दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो गए और इस तरह से बन गए यहाँ पर महोल्लासेन। तो इस तरह से जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, गुण संधि के अंतर्गत जो है वो हमारा अन्य नियम है। जैसे जन्म धन उत्सव, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जन्म शब्द में अंतिम वर्ण है अ, इधर है उ, दोनों मिलकर बन गए ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा जन्मोत्सव। उसी तरह से परम धन उदय, परम का अ और उदय का उ दोनों मिलकर बन गया ओ और बन गया परमोदय। उसी तरह से दया धन उन्मी, दया का आ और इधर ये दीर्घ उ दोनों मिलकर ओ बन गया और बन गया दयोन्मी। एक धन उनविंशति, एक का अ और उनविंशति का उ और दोनों मिलकर बन गए एकोनविंशति, अर्थात कि एक नहीं है 20 में, अर्थात कि 19। तेन धन उत्तम, तेन का अ और उत्तम का उ दोनों मिलकर बना ओ और बन गया तेनोत्तम। तेनोत्तम। उसी तरह से गंगा धन उर्मी, तो यहां पर आप देखिए शब्द हो गया गंगोर्मी। इस तरह से जो है वो आपकी गुण संधि जो है वो दूसरा सूत्र पूर्ण होता है। तो गुण संधि के दूसरे सूत्र में आपने देखा कि अ यहाँ के बाद यदि ओ या दीर्घ होता है तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे महाधन उल्लासेन, इसमें महा के अंदर आ और उल्लासेन का उ दोनों मिलकर ओ बन गया और शब्द बना महोल्लासेन। उस तरह से जन्म धन उत्सव जन्मोत्सव, परम धन उदय परमोदय, दया धन उर्मी दयोर्मी, एक धन उनविंशति एकोनविंशति, तेन धन उत्तम तेनोत्तम, गंगा धन उर्मी गंगोर्मी। इस तरह से जो है वो आपके यहाँ पर गुण संधि का दूसरा नियम जो है वो पूर्ण होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तीसरा नियम जो है वो कहता है
कि अ या आ के बाद यदि री होता है तो वे अर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके कुछ जो है वो हम देख रहे हैं, जैसे देव, धन, ऋषि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। हमारे पास में दो पद हैं, एक है देव और दूसरा है ऋषि। देव प्रथम पद है। गुण संधि का तीसरा नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। तो हमारे पास में प्रथम पद है देव। देव में आपको दे व हलन और अ, ये है आपका प्रथम पद। द्वितीय पद में री है ऋषि का। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो पद है। प्रथम पद है देव, देव का अंतिम वर्ण है अ, ऋषि का री। अ या आ के बाद यदि री हो तो ये दोनों मिलकर अर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, र यहां पर आपके हलन थे। अब आगे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा नियम बता देता हूं संस्कृत और हिंदी विषय का, कि एक तो आप जानते हैं कि व्यंजन स्वर रहित व्यंजन के बाद यदि स्वर होता है तो स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में मिल जाता है। दूसरा ये है कि र कभी भी हलंत नहीं लिखा जाता है, बल्कि वो अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ये आप जो है जानते हैं। तो हमारे पास में जो है वो शब्दों के वर्ण बचे हैं दे व हलन, अर और शी। अब देखिए, देव में देव व अ जो था वो व के साथ मिलकर हलंत अड़ गया, तो पूर्ण शब्द बन गया देव। र कभी भी जो है वो हलंत नहीं लिखा जाता है, बल्कि अपने से पीछे वाला वर्ण है आपका शी, और र यहां पर जाकर बैठ जाता है, तो शब्द बन गया देवर्षि। इस तरह से जो है वो गुण संधि का ये उदाहरण जो है वो पूर्ण होता है। देवधन ऋषि, देव का अ, ऋषि का री, दोनों मिलकर बन गया अर। अ जो था वो व में मिला, और र जो था वो अपने से पीछे वाले वर्ण अर्थात श के ऊपर जाकर बैठ गया और शब्द बना देवर्षि। उसी तरह से कुछ यहाँ पर उदाहरण है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि महाधन ऋषि, तो यहाँ पर महा का आ और ऋषि का री दोनों मिलकर अर में परिवर्तित हो गया और शब्द बन गया महर्षि। उसी तरह से सप्तधन ऋषि, तो संधि युक्त पद बना सप्तर्षि। उसी तरह से संधि पद है महाधन ऋषि, महाधन वृद्धि, और बन गया महर्दि। और ग्रीष्म धन ऋतु,
तो शब्द बना ग्रीष्म ऋतु। इस तरह से जो है वो आपकी संधि हुई। तो गुण संधि के तीसरे नियम में आपने पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि री होता है तो वे सब मिलकर अ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देवधन ऋषि बन गया देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, सतधन ऋषि सप्तर्षि, महाधन ऋति महर्षि, ग्रीष्म धन ऋतु तो बन गया ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से जो है वो आपके गुण संधि का तीसरा नियम पूर्ण होता है। अब एक इसका जो है वो छोटा सा नियम है, इसके केवल 2 ही उदाहरण है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नियम नंबर 4 कहता है कि अ या आ के बाद यदि री होता है तो वह अल में परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए मम धन लिकार और एक है तब धन लिकार। 2 पद है यहाँ पर मम धन लिकार। नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। तो मम के अंदर म, हलन, म और अ, यहां हो गया आपकी लिकार। अब हम यहां देखें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री है। अ और री दोनों मिलकर बन गया अल। जब ये दोनों मिलकर अल बन गए तो यहां पर हमारे पास मिल रहा है वर्ण म, अलन, अल और का। अब देखिए अ जो था वो अपने से आगे वाले व्यंजन स्वर रहित व्यंजन में मिल गया। तो म, ये म, क्योंकि ल हलंत है, ल स्वर नहीं है, स्वर होता तो अपने से आगे वाले किसी व्यंजन में मिल जाता। तो ल जो है वो व्यंजन है तो उसको आधा ही लिखेंगे हम, क्योंकि इसके पीछे किसी कोई भी स्वर नहीं है। शब्द बना ममल का। उसी तरह से तब धन लिकार, तब का अ, इधर है आपके लिकार, अ और ली दोनों मिलके बन गए अल। हमारे पास वर्ण रही त, व, हलन, अल और का। अब हम यहां देख रहे हैं कि अ जो है वो व में मिल जाएगा तो बना तब। क्योंकि आप जानते कि ल हलंत है और ये व्यंजन है, स्वर होता तो व्यंजन में मिलता, लेकिन ये पहले से व्यंजन है जिसको आधा ही लिखा जाएगा और बन जाएगा तवल का। तो इस तरह से जो है वो ये आपकी गुण संधि जो है वो निष्पन्न होती है। तो गुण संधि के अंतर्गत आपने 4 नियम पढ़े। अ आ के बाद यदि ई या ई हो तो आपके जो है वो ए में बदल जाता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ हो तो ओ में बदल जाते हैं। उसी तरह से तीसरे नियम में आपने पढ़ा कि अ आ के बाद यदि री होता है तो संयोग से वहां पर जो है वो आपके अल हो जाएगा और अ आ के बाद री होने पर आपके अल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो आपने
गुण संधि को पढ़ा। अब हम आगे जो है वो बात कर रहे हैं यण संधि की। यण संधि के कुछ नियम हैं, जैसे देखिए यण संधि का प्रथम नियम कहता है कि यदि ई या ई के बाद असमान स्वर हो, असमान का अर्थ है ई या ई नहीं, इसके अलावा कोई भी, तो ये जो ई होगा वो बदल जाएगा य में। दूसरा नियम कहता है कि ऊ या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर हो तो ऊ तथा दीर्घ ऊ अर्थात कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऊ या दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर हो, असमान का अर्थ है ऊ या ऊ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर ऊ जो होगा वो व में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 3 कहता है री हो उसके बाद असमान स्वर हो, अर्थात कि री नहीं होना चाहिए, तो ये री जो होगा वो र में बदल जाएगा। और उसी तरह से लो, तो इस तरह से जो है हमारे पास में कुछ नियम है। हम लोग देख रहे हैं कि यण संधि कहती है कि ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर हो, अर्थात ई या ई नहीं होना चाहिए, तो ई जो होगा वो या में बदल जाएगा। अब आप कहेंगे सर असमान स्वर क्यों? आप देखिए कि यदि ई या ई के बाद अगर ई और ई ही हो जाता तो वो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते और वो नियम किसमें चला जाता? दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर दीर्घ नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं यण। तो यण संधि कहता है कि ई या दीर्घ ई के बाद असमान स्वर होने पर लघु या दीर्घ ई जो है वो या में परिवर्तित हो जाती है। लघु उ या दीर्घ उ के बाद यदि असमान स्वर हो तो लघु या दीर्घ उ जो है वो व में बदल जाएगा। री के बाद यदि असमान स्वर हो तो री जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है, और री के बाद असमान स्वर हो तो री जो है वो ल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से जो है वो हम यण संधि को पढ़ेंगे। इसके आगे हम अब कल पढ़ेंगे। नमस्कार।